हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट आवर टू टॉपिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस व्हिच वर पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। इन दिस वीडियो वी आर मेनली गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला पार्ट प्राइमरीली आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले हम समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो पहले हाइपोथेसिस वर्ड का मतलब समझते हैं। हाइपोथेसिस मतलब मैंने कोई भी एक स्टेटमेंट बोल दी, मुझे नहीं पता वो करेक्ट है या फॉल्स है, बट मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी, मैंने एक एजम्पशन ली और मैंने ऐसे बोल दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब मुझे उस एजम्पशन को टेस्ट करना है, वही काम हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कर रहे होंगे। हाइपोथेसिस क्या हुई? मेरी एक एजम्पशन जिसे मुझे चेक करना है कि क्या मेरी एजम्पशन ट्रू है या मेरी एजम्पशन फॉल्स है, मतलब सही एज्यूम करा था मैंने या गलत। वो उसी चीज को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। एनी स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन, उसको हम टेस्ट करेंगे, इसलिए नाम क्या आ रहा है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब बात करते हैं टेस्ट कैसे करेंगे और किस चीज को टेस्ट करेंगे। तो हम हमेशा अपने किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर को टेस्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी थी, एक कंपनी के एवरेज सेल्स एक मंथ में लेट्स सपोज 40 थे, मतलब कोई चॉकलेट की कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। वो जो चॉकलेट की कंपनी थी वो एक मंथ में या एक वीक में 40 चॉकलेट सेल कर लेती थी। अभी क्या करा उन्होंने? कोई एक नया मार्केटिंग कैंपेन रन करा एंड उनकी एक हाइपोथेसिस है कि इस मार्केटिंग कैंपेन को रन करने के बाद उनकी जो सेल्स है, एवरेज सेल्स है फॉर अ वीक, वो 40 से ज्यादा होनी चाहिए। एवरेज सेल्स मतलब किस पॉपुलेशन पैरामीटर की बात कर रहे हैं हम? पॉपुलेशन मीन की, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात आती है कि हम हाइपोथेसिस, कौन सी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। सो मेनली जो भी हमें सिचुएशन गिवन हो, हम उसमें दो हाइपोथेसिस लिखेंगे। फर्स्ट विल बी आवर नल हाइपोथेसिस, सेकंड विल बी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल नाम से समझ में आ रहा है, नल मतलब एम्प्टी, खाली। तो नल हाइपोथेसिस क्या एज्यूम करती है कि कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है मेरे पॉपुलेशन पैरामीटर में। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है? इसका जस्ट ऑपोजिट। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या एज्यूम करती है कि कुछ चेंज होने वाला है या कुछ तो डिफरेंस होगा हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर के अंदर। या इसको और कैसे याद रख सकते हैं शॉर्टकट, ताकि हमारा कभी आंसर गलत ना हो, स्पेशली एग्जाम में अगर हम कंफ्यूज हो जाए। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमेशा क्या लिखते हैं हम? जो भी चीज हमें टेस्ट करनी होती है, एंड उसके ऑपोजिट चीज हम नल हाइपोथेसिस में लिखते हैं। सो जैसे हमारा चॉकलेट कंपनी वाला एग्जाम्पल था, मैंने बोला ऑन एन एवरेज अभी चॉकलेट कंपनी की 40 सेल्स होती थी एक वीक में। उनकी हाइपोथेसिस है कि नई मार्केटिंग कैंपेन रन करने के बाद 40 से ज्यादा होनी चाहिए एवरेज सेल। तो हमारी उस केस में अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि जो भी एवरेज सेल है दैट शुड बी ग्रेटर देन 40। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि एवरेज सेल या तो 40 से कम हो या 40 के इक्वल हो। हम हमेशा, अब बात आती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम हमेशा क्या करते हैं? हम एवरी टाइम, हर सिनेरियो में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हम कभी भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डायरेक्टली चेक नहीं करते। अब इसको कैसे समझना है कि अगर हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे तो हम क्या करते हैं? हम गलत आंसर्स रिमूव करते हैं। जैसे अगर मान लो आपके एग्जाम में 4 एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 4 ऑप्शन है, तो अगर आप सही ऑप्शन नहीं चूज कर पा रहे हो तो एक दूसरा वे आउट क्या है सही ऑप्शन तक पहुंचने का, कि 3 रॉन्ग आंसर्स उन 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट कर लो, तो जो बचेगा वो सही होगा। सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम हर सिनेरियो में क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का मतलब क्या है? हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कंडीशन, ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूं। अगर ये कंडीशन मेट नहीं हो रही है, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब बात आती है, आप कुछ बुक्स में देखेंगे एक्सेप्ट की जगह वो क्या लिखते हैं? फेल टू रिजेक्ट। ये चीज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो भी टेस्टिंग है, जो भी चीजें हो रही है, वो सब सैंपल की हेल्प से हो रही है, एंड कोई भी सैंपल कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हम एक तरीके से एस्टिमेट ही कर रहे हैं सारी चीजें। सो इसीलिए रादर देन सेइंग एक्सेप्ट, हम क्या बोलते हैं? फेल टू रिजेक्ट। तो दोनों चीजें एक ही चीज की तरफ, मतलब एक ही मीनिंग है दोनों का, बस कहने का वे डिफरेंट हो गया। एंड एक्यूरेट वे क्या है कहने का? फेल टू रिजेक्ट। एक्सेप्ट मतलब हम बोल रहे हैं 100% श्योर है, इसको रख लो, सही है ये बात, बट एक्चुअल में उसका ऑपोजिट ट्रू है कि हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है इसको रिजेक्ट करने का, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे, दोनों बातों में फर्क है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है, हम कह रहे हैं हमें इसको गलत प्रूफ करने का कोई एविडेंस नहीं मिला, तो इसीलिए फॉर द टाइमिंग हम इसको सही मान रहे हैं, इसलिए यूज करते हैं फेल टू रिजेक्ट। सो स्टेप्स क्या है? हमने नल हाइपोथेसिस बनाई, हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखी अपनी। उसके बाद अब नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखने के बाद 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं।
तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। अभी मैंने हाइपोथेसिस बनाई कि चॉकलेट कंपनी की सेल ऑन एन एवरेज 40 से इंक्रीज होनी चाहिए। इसका उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है। मान लो अगर लॉस हो रहा होता, ऑन एन एवरेज 40 चॉकलेट्स हर हफ्ते खराब हो रही हैं, तो कंपनी ने कुछ प्रोडक्शन में चेंजेस करे, कुछ एस्टिमेशन में अपने चेंजेस करे और उन्होंने प्रोडक्शन डिक्रीज की। तो अब उनका मानना है कि लॉस कम होना चाहिए। तो उस केस में क्या बन जाएगी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कि मान लो 20, कुछ अलग नंबर ले लेते ताकि इधर से कंफ्यूजन ना हो। मैंने बोला हमारे जो भी चेंजेस हमने प्रोडक्शन शेड्यूल में करे उसके बाद लॉस 20 से कम का होना चाहिए ऑन एन एवरेज। तो उस केस में अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि म्यू शुड बी लेस देन 20 एंड नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी इसका जस्ट ऑपोजिट कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। सो हमें हमेशा याद रखना है कि नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। मतलब या तो एक ट्रू होगी तो दूसरी अपने आप फॉल्स हो जाएगी, दूसरी ट्रू होगी तो अपने आप पहले वाली फॉल्स हो जाएगी। एंड जो भी टोटल पॉसिबिलिटी होती है दोनों को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो पूरी पॉसिबिलिटीज वो कवर कर लेगी। ठीक है, तो लॉस वाले केस में जस्ट ऑपोजिट हो गया कि म्यू शुड बी लेस देन 20 हो गई ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल क्या हो गई म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसके अलावा एक और हाइपोथेसिस क्या हो सकती थी, एक और सिनेरियो क्या बन सकता है कि मैं बोल दूं कि मेरी कोई अगेन चॉकलेट कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं कि चॉकलेट कंपनी ने बोला अब हम ये श्योर नहीं है कि ज्यादा होगा या कम, बट ये सब चेंजेस करने के बाद मेरा लॉस 10 से कब होना चाहिए, मतलब 10 के अलावा कुछ भी और होगा, 10 नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 10 एंड म्यू शुड बी इक्वल टू 10, ये हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। सो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो रही है। यही तीन पॉसिबिलिटी अगर आप ऐसा देखोगे सिमिलर चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं, दो पॉसिबिलिटी होती है मेजरली, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड। अब वन और टू टेल्ड क्यों बोल रहे हैं, जैसे अभी अगर हम देखेंगे मान लो ये वाला केस लेते हैं अपना लॉस वाला कि अगर नल हाइपोथेसिस बनी म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। सो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, जैसे आपने लास्ट दो वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने डिटेल में Z एंड T डिस्ट्रीब्यूशन पे डिस्कशन किया था। सो Z एंड T डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ही मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सो इसलिए ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ग्राफ दिख रहा है। अब बात आती है हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। तो कैसे कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर ऐसी कुछ हाइपोथेसिस हमारी बन रही है तो जैसे अगर आप देखोगे हमें हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। नल हाइपोथेसिस क्या बोल रही है कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ मीन। मतलब म्यू नॉट कहां से आ रहा होगा, आपके सैंपल के डेटा से कि ये मेरी हाइपोथेसिस्ड वैल्यू है, ये मेरे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वैल्यू ये होनी चाहिए, इसको ही हम चेक कर रहे हैं। सो म्यू नॉट कहां से आ रहा है, सैंपल से। म्यू नॉट की वैल्यू जैसे यहाँ इस केस में क्या हो जाएगी 20। तो अब अगर आप देखोगे मान लो 20 कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, मान लो ये वैल्यू 20 है, तो हम क्या बोल रहे हैं नल हाइपोथेसिस कब ट्रू होगी, अगर म्यू की जो वैल्यू है वो 20 से ज्यादा हो। 20 से ज्यादा कब होगी, जब हम इस लाइन के टूवर्ड्स राइट चलेंगे, ये वाला एरिया। इसका मतलब इस एरिया में 20 से राइट साइड वाले एरिया में नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी और उसके लेफ्ट साइड वाले एरिया में नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इस एरिया में तो 20 से कम हो गया मेरा मीन म्यू। सो यही हम आप देख रहे हो रिजेक्शन रीजन जो है H नॉट का, नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन रीजन कहां आ रहा है, लेफ्ट टेल की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। एंड इसी का जस्ट ऑपोजिट सिनेरियो है राइट टेल्ड। अगर ये वाला पहले वाला हम केस लें, म्यू की वैल्यू नल हाइपोथेसिस क्या बनी कि म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40 होनी चाहिए। अब मान लो अगर ये वैल्यू 40 है तो 40 से छोटी होनी चाहिए नल हाइपोथेसिस। मतलब अगर 40 से लेफ्ट साइड का एरिया देखें तो यहाँ पर ट्रू होगी नल हाइपोथेसिस, 40 से राइट की तरफ चलेंगे तो बड़ा हो जाएगा मीन 40 से, तो नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर रिजेक्शन रीजन कहां आ रहा है, टुवर्ड्स द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं राइट टेल टेस्ट। सिमिलरली जो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी थी, जैसे यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 10 आ रहा है तो -10 एंड 10। अब क्योंकि ग्राफ हमारा जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट मीन, तो टू टेल्ड में क्या हो रहा है, हमें क्या बोला है कि म्यू की वैल्यू 10 होनी चाहिए एग्जैक्टली। अगर 10 है तो यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, तो इन दोनों वैल्यूज के अलावा जो भी वैल्यू होगी उसमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्शन रीजन क्या आ रहा है, दोनों टेल्स की साइड पे रिजेक्शन रीजन आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं टू टेल्ड टेस्ट। सो आई होप अभी तक सबको ये चीजें क्लियर होंगी अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय वन टेल्ड। वन टेल्ड में अब दो पॉसिबिलिटी है, इसको लोअर टेल्ड भी बोल देते हैं या लेफ्ट टेल्ड, एंड सेकंड इज अपर और राइट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन या टेस्ट। ठीक है, इसको एक बार हटा लेते हैं सो दैट हमारा हमको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट चीज क्या है, अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे को क्या करना है, मुझे नल हाइपोथेसिस बनानी है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनानी है और फिर उन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे,
कुछ कुछ कंडीशन से हम टेस्ट करेंगे कि वैल्यू इससे बड़ी हुई तो सही लेनी है नल हाइपोथेसिस, इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम हुई तो गलत होगी। अब बात आती है इसी सिनेरियो में दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी कहना गलत होगा, दो चांसेस हो सकते हैं जहां पे एरर अगर हो सकता है। वो क्या चांसेस है? मान लो अगर नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में ट्रू थी और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में ट्रू थी और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया अपने टेस्ट रन करके, तब तो ठीक है, कोई गलती नहीं है। सिमिलरली अगर नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में फॉल्स थी और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट कंक्लूजन आया मेरा। बट प्रॉब्लम कहां आएगी? अगर नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में ट्रू थी बट मेरी जो टेस्टिंग प्रोसीजर था उसने मेरे को बोला कि आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। एक्चुअल में वो ट्रू थी बट मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस एरर को क्या बोलते हैं? टाइप 1 एरर। सिमिलरली दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में फॉल्स थी बट मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उस एरर को क्या बोलते हैं? टाइप 2 एरर। सो यहां पर मेनली हम टाइप 1 एरर को कंट्रोल करने की बात करेंगे। टाइप 1 एरर डायरेक्टली किससे लिंक्ड होता है? हमारी अल्फा की वैल्यू से। अल्फा क्या थी? रिकॉल करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो हमने इंटरवल एस्टिमेशन वाली अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अल्फा की वैल्यू कहां से आ रही थी? हमारा 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल से। जैसे अगर हम बोल रहे हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0.95। अल्फा उस केस में क्या हो जाएगा? 0.05। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा होता क्या है? बेसिकली इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। तो अगर मुझे टाइप 1 एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी कम करनी है, मतलब मेरी अल्फा की वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो नाम से याद रखना है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। 95%, 99%। यूजुअली सबसे ज्यादा यूज जो वैल्यू होती है वो होती है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 99% कॉन्फिडेंस। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा की भी मोस्टली वैल्यू कितनी होती है? 0.05 या 0.01। यूजुअली मोस्टली यही दो वैल्यूज यूज होती है। अब बात आती है कि ठीक है, हमें कहानी तो क्लियर हो गई, मुझे हाइपोथेसिस बनानी है, मुझे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। अब बात आती है एक्चुअल में कि टेस्ट करेंगे कैसे। सो दो पॉसिबिलिटी है अगेन, जैसे हमने Z और T डिस्ट्रीब्यूशन वाली अपनी वीडियोस में देखा था, दो चीजों से टेस्ट रन कर सकते हैं, एक होता है Z टेस्ट, दूसरा होता है T टेस्ट। Z टेस्ट कब रन करना है? Z डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो याद करो। Z टेस्ट कब रन करना है? जब मेरे पास सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो या सैंपल साइज बड़ा हो। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है और सैंपल साइज बड़ा है, उस सिनेरियो में हम क्या यूज करते हैं? Z टेस्ट। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है या सैंपल का साइज छोटा है, कितना छोटा? सैंपल का साइज 30 से छोटा है, तो हम क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट। आई होप ये वाली चीज सबको क्लियर होगी। अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन रीविजिट आवर वीडियो ऑन Z डिस्ट्रीब्यूशन एंड T डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट, इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली अबाउट Z टेस्ट, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे T टेस्ट की। Z टेस्ट में क्या कर रहे हैं? मुझे सिग्मा ऑलरेडी पता है और मेरा सैंपल साइज बड़ा है, तो दोनों ही सिनेरियो में क्या होगा? दोनों ही टेस्ट के लिए Z एंड T टेस्ट में दो पॉसिबिलिटी होती है, दो अप्रोचेस होती हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट को कहते हैं पी वैल्यू अप्रोच एंड सेकंड होती है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। दोनों ही अप्रोचेस यूज होती है Z में भी और T में भी, सिमिलर होता है सारी चीज, बस थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो पहले बात करते हैं कहानी कहां से शुरू होगी। सबसे पहले हमें टेस्ट करना है, तो हम Z टेस्ट ही बात कर रहे हैं। पहले एक टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालेंगे जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे यहां पर क्या बोल सकते हैं? स्कोर, Z स्कोर। बात आती है Z स्कोर कैलकुलेट कैसे करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमारे पास वहां पे फॉर्मूला था, अगर आप वाली वीडियो देखोगे तो वहां पे हमने फॉर्मूला लिखा था Z का x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब एक डाउट आएगा कि यहां पर हमने सिग्मा बाय रूट NQ ले लिया, ठीक, कॉमन डाउट है, ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने शायद गलत लिख दिया। गलत नहीं है, सही है, देखो क्यों। वहां पर हम म्यू क्या बोल रहे थे? म्यू वाज आवर पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन मीन, तो नीचे हमने पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन ली। बट यहां पे हम किसको माइनस कर रहे हैं? म्यू नॉट को। म्यू नॉट कहां से आ रहा है? सैंपल से। म्यू नॉट क्या थी? हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। म्यू नॉट कहां से आएगा? सैंपल से। क्योंकि हम सैंपल का मीन ले रहे हैं तो इसलिए हम नीचे भी सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? स्टैंडर्ड एरर, SE, जो हमने निकाला था। और वो कैसे निकल रहा था? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। सो आई होप अब ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं रूट n से, ठीक है। सो पहले स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लो अगर एक हाइपोथेसिस लेके चलें कि म्यू इज ग्रेटर देन 40 एंड म्यू इज लेस देन इक्वल टू
40, ठीक है ना। तो आपकी म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई 40, यहाँ पे 40 क्या होगा आपका म्यू नॉट। आपको सैंपल कुछ गिवन होगा, मतलब एक्स बार की वैल्यू यूजुअली गिवन रहती है क्वेश्चन में, एक्स बार गिवन होगा, म्यू नॉट आपने हाइपोथेसिस से पहचान लिया, म्यू नॉट की वैल्यू 40 है, सिग्मा गिवन होगा, सैंपल साइज गिवन होगा, वैल्यू पुट करी, जेड स्टैटिस्टिक की एक वैल्यू, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक जो जेड था, जेड स्कोर बोल लो, जेड स्टैटिस्टिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, जेड की कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। मान लेते हैं z की वैल्यू आई 1.124, कुछ ऐसी, अपने मन से मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी क्योंकि हम टेस्ट करके देखेंगे तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। मेरे पास z की वैल्यू है 1.124 कैलकुलेशन करके। अब दो पॉसिबिलिटी है, अब इस z की वैल्यू को टेस्ट करना है, टेस्ट करने के लिए कोई एक और वैल्यू चाहिए, दूसरी वैल्यू कहां से आएगी। दो अप्रोचेस हैं, p वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यू। पहले p वैल्यू अप्रोच देखते हैं। अगेन z डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो याद करो, p वैल्यू क्या थी, p किस के लिए स्टैंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी के लिए। p वैल्यू क्या थी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। हमने वहां पे क्या बोला था, अगर ये मेरा z डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, सो एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि z डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था। सो एरिया मुझे क्या बता रहा है, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, प्रोबेबिलिटी। तो मैंने अगर बोला z की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सो वो मुझे कहां से कैलकुलेट करनी थी, अपनी z टेबल से। अगर याद करोगे, जैसे वहां पर मान लो z की वैल्यू आई 2.24, तो हमने ऐसे कॉलम में देखा था 2.2 वाला कॉलम, और सॉरी रो हेडर 2.2, कॉलम हेडर कौन सा चेक करेंगे, 0.04 वाला। यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, वो मेरी क्या हो जाएगी, p वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ z। ठीक, सो p वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे। p वैल्यू आई होप अब क्लियर होगा सबको, अदरवाइज एक बार z डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो देख के आनी। सो p वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम अपनी इस p वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, हमारे अल्फा से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। अगर p वैल्यू छोटी हुई या इक्वल टू हुई अल्फा के, तो उस सिनेरियो में हमें अपनी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं यानी कि मेरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही होगी। ठीक है, अब z वैल्यू p वैल्यू अगर एक बार फिर से रिवाइज कर लें, वन टेल टेस्ट के केस में, जैसे अगर आपका राइट टेल टेस्ट होगा तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो p वैल्यू कहां से कैलकुलेट करोगे, जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा टुवर्ड्स द राइट। जैसे अगर आप देखोगे, अगर ये मेरा z डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मान लो यहां पर ले लेते हैं ओरिजिन, z की वैल्यू कुछ आई आपकी 2.24, तो इस केस में p वैल्यू कौन सा है, दो पॉसिबिलिटी है ना, एक z के लेफ्ट वाला एरिया और एक z के राइट वाला एरिया है। तो अगर z की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी, तो p वैल्यू कैसे मिलेगी, एरिया अंडर द कर्व टू द राइट ऑफ z, तब ये वाला एरिया लेंगे तो ये p वैल्यू देगा। और अगर z की वैल्यू 0 से छोटी हुई, मान लो -2.24 हुई, तब क्या लोगे, तब एरिया टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ z, तब ये वाला एरिया लोगे फॉर p वैल्यू। और अगर टू टेल टेस्ट हुआ तो क्या करना है, इस स्टेप से जो वैल्यू आई थी उसको डबल, मतलब z टेबल से जो वैल्यू आ रही है उसको डबल कर देना है। ठीक है, तो ट्वाइस करोगे उसको एरिया अंडर द कर्व को, तो p वैल्यू मिल जाएगी इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, मतलब यहां से जो वैल्यू आ रही है, जैसे आप देख रहे हो टू टेल टेस्ट क्या था, इसके इस तरफ का एरिया, इसके इस तरफ का एरिया, तो वो कैसे मिलेगा, अगर ये वैल्यू भी -2.24 है तो आप ये वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया निकालो, दोनों सेम आएंगे, तो इसलिए हम इसको डबल कर रहे हैं। सो ये हो गई मेरी p वैल्यू अप्रोच। p वैल्यू अप्रोच क्या कहती है, नल हाइपोथेसिस को कब रिजेक्ट करना है, जब p वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा हो। दूसरी अप्रोच क्या है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में क्या हो रहा है, एक क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, बात करते हैं। क्रिटिकल क्या वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट कॉरेस्पॉन्ड टू एन एरिया ऑफ अल्फा। उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z अल्फा से। z अल्फा किसका रिप्रेजेंटेशन है, क्रिटिकल वैल्यू का। ठीक है, डिफरेंस समझना है, देखो क्या है। अब यहां पर हम जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या करा था, z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया निकाल रहे थे। ठीक, मतलब एरिया निकालना है, एरिया मुझे क्या बता रहा है, p वैल्यू। एरिया निकाला, एरिया जो आया मतलब p वैल्यू जो भी आई उसको कंपेयर कर रहे हैं। क्रिटिकल वैल्यू वाले सिनेरियो में जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। हमारे को एरिया गिवन है, एरिया ऑफ अल्फा, हमें जो भी हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है, अल्फा लिया है रिसर्चर ने, उतने एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आपको यहां पर उल्टा सिनेरियो है, मान लो आपको अब ये एरिया की वैल्यू पता है, ये वैल्यू अल्फा है, इस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्ट ऑपोजिट काम कर रहे हैं। इस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ z की वैल्यू आएगी, z अल्फा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेबल बनाई हुई थी, मान लो अगर 95% कॉन्फिडेंस में आपको बनाना है, ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन था आपको, और अल्फा की वैल्यू इसलिए इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, 0.05।
वन टेल टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो 0.05 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर अल्फा 0.05 है तो जेड अल्फा की वैल्यू क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जेड अल्फा क्या हो जाएगा 1.645, ठीक। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, मेरे पास एक क्रिटिकल वैल्यू आई जो मैंने अल्फा की हेल्प से कैलकुलेट की, एक मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑलरेडी था जो मैंने कुछ वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करा था। अब इस जेड अल्फा को और इस जेड को आपस में कंपेयर करना है और उसके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है, ठीक है। कैसे डिसाइड करना है, अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो अगर z की वैल्यू लेफ्ट टेल टेस्ट के केस में लेस देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा हुई तो रिजेक्ट कर देनी है नल हाइपोथेसिस, अगर इसका उल्टा सिनेरियो हुआ तो एक्सेप्ट कर लेनी है। हमारे वाले एग्जांपल में अगर मैं ये मानूं कि जो ये मेरा क्वेश्चन था ये अगर राइट टेल टेस्ट का है, ठीक है, राइट टेल के केस में देखते हैं। राइट टेल में क्या है, z की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा, तो रिजेक्ट कर देना h नॉट। ये किसका है, रिजेक्शन रीजन हम यहां से डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे हमारे केस में देखो z की वैल्यू कितनी आई थी 1.124, मैंने ऐसे ही अपने मन से कोई वैल्यू लिख दी कंपेयर करने के लिए। z अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1.645। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, नहीं, मतलब ये चीज ट्रू नहीं है, इसका मतलब हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारे वाले केस में हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट h नॉट, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। इस तरीके से आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। यहीं अगर टू टेल टेस्ट होता तो टू टेल टेस्ट में क्या करना है, z अल्फा बाय 2 निकालना है z अल्फा की जगह। क्यों, क्योंकि हमारा एरिया हमने जैसे यहाँ पर एरिया डबल कर दिया था, मतलब सिमेट्रिक है, दोनों साइड में काम हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू हाफ कर देंगे। अल्फा की वैल्यू हाफ क्यों कर रहे हैं, टोटल एरिया क्योंकि अल्फा था तो अल्फा बाय 2 एरिया यहां गया और अल्फा बाय 2 एरिया यहां जाएगा, क्योंकि एरिया दोनों साइड बराबर होगा, ठीक है। तो इस केस में टू टेल के केस में z अल्फा बाय 2 की वैल्यू से कंपेयर करना है। आई होप z टेस्ट वाला पार्ट सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से अगर फटाफट देखें क्या क्या किया हमने, पहले हाइपोथेसिस लिखी, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर देखा कि किस टाइप का सिनेरियो बन रहा है, वन टेल टेस्ट में लेफ्ट टेल बन रहा है या राइट टेल, या फिर टू टेल्ड वाला सिनेरियो हमारा बन रहा है। सिनेरियो कहां से पहचानेंगे कैसा बन रहा है, हमारी नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमें दिख जाएगा, ठीक है। जो भी सिनेरियो बन रहा है उसके बाद हमें एक अल्फा लेना है। क्वेश्चन में रिसर्चर मतलब इन रियल लाइफ अल्फा रिसर्चर डिसाइड करता है, बट आपके क्वेश्चन में अल्फा आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि इतना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको लेकर चलना है। अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा की वैल्यू लेने के बाद में मुझे क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में z स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है, z की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर देगा कि p वैल्यू अप्रोच यूज करनी है या क्रिटिकल वैल्यू। अगर बोर्ड में क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाइड है तो आप जो भी आपका अप्रोच लेने का मन करे वो ले सकते हो, बट जनरली क्या करते हैं बोर्ड वाले, जो भी मेथड है वो स्पेसिफाई कर देंगे कि p वैल्यू से ही करके दिखाओ या क्रिटिकल से ही। फिर अगर p वैल्यू अप्रोच यूज कर रहे हो तो क्या करना है, z के कॉरेस्पॉन्डिंग p वैल्यू निकालनी है। p वैल्यू कहां से आएगी, एरिया अंडर द कर्व से, मतलब हमारी z टेबल से। अगर वन टेल टेस्ट है मतलब उसमें z की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो p वैल्यू कहां मिलेगी, एरिया टू द राइट ऑफ z की वैल्यू अगर नेगेटिव है लेस देन 0 तो p वैल्यू कौन देगा, एरिया अंडर द कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ z। टू टेल टेस्ट है तो क्या करना है, एरिया को डबल कर देना है, z ग्रेटर देन 0 वाला जो एरिया आ रहा है उसको डबल कर देना है, तो मेरे को p वैल्यू मिल जाएगी। रिजेक्ट कब करना है नल हाइपोथेसिस को, अगर p वैल्यू लेस देन इक्वल टू अल्फा हुई तो रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, एक्सेप्ट कर लेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में क्या कर रहे हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू क्या है, अल्फा एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आएगी। यहां पर मुझे एरिया गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z अल्फा निकाला, क्रिटिकल वैल्यू निकाली, उस क्रिटिकल वैल्यू को z वैल्यू से कंपेयर करेंगे। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किस बेसिस पे करनी है, जो हमारे यहाँ पे टेस्ट लिखा है। आई होप इतनी चीजें सबको क्लियर होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।